हरे कृष्ण। तो हर टेम्पल अपने अपने हिसाब से एफर्ट्स करता है। अभी जरूर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का लेक्चर था नरसिंह चतुर्दशी में ऑडिटोरियम में ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में। तो हम बैठे थे वहाँ पर और प्रश्न उत्तर जब हुआ शुरू तो एक भक्त ने ब्रह्मचारी था, उसने प्रश्न किया कि महाराज हमारे इतने सारे मंदिर हैं, हमारा कोई अपना स्कूल नहीं है, तो ऐसा कब होगा जब हम अपना स्कूल बना पाएंगे। बट वो जमीन जिस तरह की चाहिए, स्कूल जिस तरह का चाहिए, वो करोड़ में ज़्यादा अमाउंट, और एकदम इतना अमाउंट किसी के लिए भी निकालना। जैसे मंदिर बनाते हैं, मंदिर जो ये 50 करोड़ का बना, 60 करोड़ का, तो इसको 11 साल लग गया बनाने में। और फिर जनरली अगर किसी से मांगे तो मंदिर के लिए तो कोई दे सकता है, स्कूल के लिए शायद कोई ना दे। स्कूल के लिए कौन देगा? सरकार। सरकार पहले देती थी जमीन स्कूल के लिए, लेकिन अब सरकार ने भी देना बंद कर दिया। पेरेंट्स पे याद आता था कि भैया आप ही जो है मेहनत कीजिए, लक्ष्मी लाइए, और क्या होगा उसी से स्कूल बना पाएंगे। तो मैं ये देख पाता था कि मेरी भी वो डिज़ायर थी, हर प्लेटफॉर्म पर मैं शुरू से बच्चों से जुड़ा रहा। और मेरे जीवन में भी जब मैं छोटा था तो ताइक्वांडो जो सिखाते हैं उनके टीचर्स जो हैं वहाँ जाता था मैं हमेशा। तो वो लोग बड़ा सुंदर ढंग से मेरे से मिलते थे, जबकि मैं उनका स्टूडेंट नहीं था, पर फिर भी अच्छे से मिलते थे। बस उससे केवल हाय हेलो करने के लिए मैं रुक जाता था कि कोई बड़ा व्यक्ति, फेमस व्यक्ति जो है अगर ऐसा मेरा दोस्त बन गया है तो मुझे हाय हेलो करता है, तो मैं इसीलिए जाता था बस। तो मैं देख पा रहा था कि अगर मुझे किसी चीज़ से, मैं किसी की क्वालिटी या स्किल से अट्रैक्ट हो रहा हूँ या किसी के अच्छे बिहेवियर से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो ये तो जब मैं छोटा था तब मेरे साथ हुआ, तो इसका मतलब सबके साथ ऐसे ही होता होगा, कोई ना कोई फेवरेट हो जाता है किसी की। तो मुझे शुरू से रहता था कि जो सबसे अच्छी उम्र है सीखने की, इंस्पिरेशन लेने की, बाल्यकाल से है। और हम अब तो हम तो सिटीज़ में, हम तो सब सिटीज़ में ऑलमोस्ट पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं कि गांव से आया हुआ आप में से। बट जब मैं कहीं लेक्चर देता हूँ तो ऑडियंस अगर दूसरी होती है, जहाँ पर लोग 40, 45, 55 साल के होते हैं, तो मैं वहाँ पूछता हूँ तो वो सब बताते हैं कि हम गाँव में थे, जिंद से हैं, हरियाणा से हैं, हिसार से हैं, गुड़गांव से, है ना, गुड़गांव से तो इधर लिया है। तो वो लोग अपना ऐसा एरिया बताते थे। लेकिन आप लोग तो कितने लोग शहर में पैदा हुए इधर ही दिल्ली? हाँ, वो सारे हैं, कुछ लोग बस शादी होने की वजह से इधर से उधर आए होंगे। नहीं तो हम लोग जो हैं इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं दिल्ली में, और हम बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं सिटी लाइफ से। हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड भी हैं सिटी लाइफ से, काइंड ऑफ इंटरेस्ट भी है, वाओ, है ना, सिटी। अगर आज मैं कहा जाओ वापस गांव जाओ तो मेरे ख्याल से हमसे कोई नहीं जाएगा, या उस गांव वाले जीवन को अपनाने कोई नहीं जाएगा जहाँ पर खेती होती थी, जहाँ पर गाय भैंस चरानी होती थी, गाय को चारा डालना होता था, सुबह का एरिया सारा साफ करना होता था। आज कोई नहीं जाएगा, और आदमी भी नहीं जाएगा, यार मेरे बस की नहीं, खेती ना मैंने सीखी ना मेरे को आती, मैं क्यों जाऊँगा, तो हम भी नहीं जाना चाहिए। अभी मैं जब गांव गया था तो खेती हो रही थी, नीचे गाय से हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर बैल थे, गाय जैसे वो छोटे थे। तो पहाड़ों में तो खेत वैसे होते नहीं कि लंबी लंबी फील्ड होगी, वहाँ तो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा मुझे भी दिखाना, बचपन में तो चलाया नाना के साथ, अब दोबारा को चलाना। तो मैंने पकड़ा, वो दबाना होता था उसको, उसमें खड़ा होना होता था, तब जमीन खोदेगी। तो करा तो लेफ्ट राइट हो गया, उतना वेग था उसका, गाय अपनी स्पीड में चल रही है और हल लग नहीं रहा मेरे से, कहते मुझे रहने दो।
तो मेरे से नहीं हुआ, ऑब्वियसली क्यों होगा जब कभी ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में एक जगह मैं रुका 2 दिन के लिए कहीं घर पे, तो मैंने वहाँ देखा, क्या देखा मैंने कि सुबह जब हम उठते थे 4 साढ़े 4 अपना मंगला आरती के लिए, तो उस समय उसके और आधे घंटे में उनकी फैमिली मेम्बर्स उठने लगे। एक लड़की थी, वो पहले बाहर निकल के उसने सारे गाय के एरिया को साफ किया, गाय बाहर लेकर आई, बछड़े बाहर लेकर आई, बकरियां थी वो लेकर आई, उनका भूसा उनके आगे आगे डाला। तो सुबह सुबह ये काम शुरू हो जाते हैं। और मैं वो लड़की को जब मैंने उससे बात कर, उसके परिवार में उनसे बात की, तो लड़की जो है मास्टर्स कर रही थी देहरादून से, गाँव में आए थे, बट उनके पास वो काम करना, वो सब चीज़ करने के संस्कार पहले से। तो गांवों का जनजीवन और शहरों का जीवन में बहुत अंतर हो चुका है। हम लोग सबसे पहले टीवी से आकर्षित हुए, आज से कुछ समय पहले टीवी सीरियल उनसे प्रभावित होते थे, और अब तो फोन से भी हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो समाज है, जिस समय शहरों का जीवन है, यहाँ पे सरवाइव करना किस तरह से कि यहाँ पे हम देखते हैं कि शहरों का जीवन एक अलग प्रकार से हमें प्रभावित करता है गलत कामों के लिए। अगर आप अच्छी सोसाइटी की बात करेंगे, आजकल की सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी, तो फीमेल्स के भी ग्रुप हैं, मेल्स के भी अपने ग्रुप हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो खैर न्यूज़पेपर में ज़्यादा पढ़ता हूँ। आप लोग तो जीवन आसपास देखते होंगे। हमारा मंदिर भी था पंजाबी बाग में, तो पंजाबी बाग में भी परिवार वाले आते थे तो मुझे बताते थे क्या चलता है। वो रात को 10 बजे अपने बच्चों को सुला देते थे, उसके बाद खुद 12 बजे गाड़ी उठाते थे हस्बैंड वाइफ, और आप नाइट आउट के लिए बाहर चले जाते थे, और उसके बाद 4-5 बजे वापस आते थे। लेकिन वहाँ का कल्चर भी ऐसे था कि खाओ और पियो, फ्री मिक्सिंग, इस प्रकार का एनवायरमेंट। और उसके बाद वहाँ पे लगने वाली गंदी गंदी हरकतें वाली बीमारियाँ भी शुरू हो गई। अच्छा, हमको लगता है कि नहीं मैं इतना तो करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ये मेरी बाउंड्री लाइन है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। लेकिन आपके ग्रुप में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते थे जो कहते थे इतना मैंने कर लिया, मैं इससे थोड़ा ज़्यादा करूँगा, और इतना भी मैंने टेस्ट कर लिया, मैं इससे ज़्यादा करूँगा। तो फिर वो प्रवोक करते थे, वो मैं ड्रैग करते थे, यार क्या है, खाया नहीं, देखा नहीं, दुनिया करी नहीं, है ना, कंडेम करते थे हमें, यार बोलते तुम रहने दो यार, तू आए मत कर, तू ना हमारे बस करें, तो हरे कृष्ण ही करते ना। तो हम लोग ऐसी स्थिति में फंस गए कि यार हरे कृष्णा करें या ये मजे करें जो दुनिया कर रही, कहीं भी सारा सारा। लेकिन हम लोग क्योंकि कहीं ना कहीं टाइमली इस काम से जुड़ गए, और थोड़ा बहुत कल्चर हमें पता है, माला कर ली, दीक्षा भी ले ली, नियम भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक बहुत बड़ा फोर्स है आसपास के लोगों का या फ्रेंड्स का, या फिर आज भी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर मंदिर से दूर हुए, भक्तों से दूर हुए, तो वो चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करने लगती हैं। क्या चीज़ें हैं वो जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं बाहर वाले लोगों की? आप बताना चाहेंगे कुछ? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम बहुत जल्दी मटेरियलिज्म की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं इस एज में, जब हमारे पास बच्चे हैं, जब हमारे पास अपना एक दायरा है, फ्रेंड्स हैं? तो बताना चाहेंगे? हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे जी। मोबाइल अपने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो हमें सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन देता है, और हमारा टाइम भी बड़ा कंज्यूम करता है कि नहीं? तो ज़्यादातर टाइम किस में कंज्यूम होता है हमारा? नहीं, मोबाइल में कहाँ किस चीज़? फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टा पर। वीडियो गेम्स पे भी होता है। मुझे पता चला कई परिवारों में बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को आदत लगी हुई है गेम्स की। एक पापा चिल्ला रहे थे, ये कर दे, फाड़ दे, तू ये कर रहा है, तू इधर आ जा। मैं समझ नहीं पाया मैं क्या हो गया, अंदर क्या कर रहे हैं प्रभु जी? कहते प्रभु जी ने गेम की आदत पड़ी हुई है। सोचो बच्चा जो है पापा से तो 4 कदम आगे जाएगी,
तो एक तो सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हमारी उस चीज़ को स्पॉइल करता है मोबाइल। ओके, और किस चीज़ से इन्फ्लुएंस, क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं? बोलिए। फ्रेंड सर्कल, उसमें किन चीज़ें इन्फ्लुएंस होते हैं? मतलब वो उनके पास जो टॉकिंग्स होती है वो सारी मटेरियल लाइफ से रिलेटेड होती है। सही बात। अननेसेसरी वो फीडबैक करते रहते हैं। हमारे जो फ्रेंड्स हैं सारे तो मंदिर आते नहीं, और जो बातें करते हैं वो उनकी बातें मटेरियल टॉक से होती हैं, और मटेरियल टॉक में पॉलिटिक्स होगा, मूवीज होंगी, करंट इश्यूज होंगे, क्रिकेट होगा, और फिर कुछ और भी हो सकता है। तो कई बार हमें लगता है दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, बट क्या करें, फ्रेंड्स है, खड़ा होना पड़ रहा है, सुनना भी पड़ता है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा खुद का इतना एसोसिएशन नहीं है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म। कितने लोग भक्ति विशाल में जाते हैं? 2-2.5 बस। तो अगर हमारा वीकली श्रवण कीर्तन नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है खुद के पास सुनाने का, तो हम लोग स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक है। ये कैसे होते हैं? नई टर्मिनोलॉजी है। थोड़े से स्पिरिचुअल हैं हम, स्पिरिचुअल के सेंस में कि दीक्षा ले रखी है, ये जाते थे, थोड़ी बहुत माला करते हैं, भक्ति को एक ऐसा हॉबी यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित हैं पूरी तरह से, इन्फ्लुएंस है किनसे? मटेरियलिस्टिक लोगों से, जिनका पूरा सुबह से शाम तक इस पूरे संसार को ग्रैब करने की इच्छा रहती है। ये ले लूँ, ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, ऐसी भावना रहती है। और क्या चीज़ें हमें करती हैं इन्फ्लुएंस? ये है आजकल ट्रैवल है, ट्रैवल, छुट्टियाँ आ रही हैं, हाँ, बच्चे देखते हैं वो वहाँ जा रहा है, वो जाते हुए पता नहीं कहाँ था वो। हाँ, मुझे भी याद है जब मैं कई बार परिवारों में जाता था तो पेरेंट्स बोलते थे, प्रभु जी देखना ये कह रहा है सिंगापुर चलो। छुट्टियाँ हैं। क्योंकि स्कूल्स में अगर तो बाहर का स्कूल है तो वहाँ पर तो टीचर बोलती थी कि आप छुट्टियों पे जा रहे हो, तो आप सब लोग कॉपी में लिखना कहाँ कहाँ गए, क्या क्या कर गए, और कोई स्विट्जरलैंड गया, कोई अमेरिका गया, कोई कहीं गया, तो बताना। तो उनका ये होमवर्क का एक टास्क होता था कि लिखना है, और फिर वो माता पिता का सर खाना शुरू करता था, कहाँ लेके जा रहे हो, और आप बोलते बेटे इस बार हम जाएंगे बद्रीनाथ। तो नहीं बेटा वृंदावन चलेंगे, वृंदावन हो सकता है थोड़ा सा वॉव फैक्टर आपके लिए हो, ये बच्चों को नहीं देख रहे। तो इस तरह का फ्रेंड सर्कल हमें ट्रैवलिंग भी क्या करती है, और फिर हमारे खर्चे इसके लिए होते हैं। फिर जब खर्चे होते हैं तो फिर हमें सुबह शाम बहुत भागना भी पड़ता है उन खर्चों को पूरा करने के लिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। आप डिमांड करो, सप्लाई करना पड़ेगा पैसा आपको, तो इससे भी हो जाता है। और फिर शहरों में जॉब इनसिक्योरिटी और बिजनेस, हम कह ही नहीं सकते कि हम लोग जो हैं स्टेबल रहेंगे हमेशा। स्टेबिलिटी है नहीं शहरों में, सर्वाइवल इज ऑलवेज डिफिकल्ट। जो आज व्यक्ति कंफर्टेबल है तो परसों की गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगता शहरों में। ये तो सनसेक्स जैसा मार्केट है, ऊपर गए और धड़ाम से नीचे, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। कोई खतरनाक डिजीज आ जाए, बिजनेस में कुछ हो जाए, तो आज का कंफर्टेबल जोन हमारा कल को नुकसान भी कर सकता है। तो इसके लिए भक्तों के पास भी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे को कब तक भागना है, कितना मेरा खर्चा है, कितना मैं दौड़ूँ, और कि मैं अब स्टेबल हो जाऊँ एक टाइम के बाद। ऐसा प्लानिंग भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जीवन में भागने की सोचे तो भागते रहेंगे, बच्चों पे ढंग से ध्यान भी नहीं दिया। और जो लोग सोचते हैं कि हम बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, उनको लगता है कि हम बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्कूल में कराते हैं जहाँ मोटी से मोटी फीस हो, ताकि कल को बच्चों को सुना सकें कि तेरे लिए हमने क्या क्या किया, है ना। तो हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जॉब भी इतनी आसान नहीं रही। अब ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, अटेंडेंस लगती है। खैर अभी भी इस तरह का सिस्टम नहीं आया कि आपको निकाल देंगे एकदम, लेकिन हाँ अगर तो उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया तो कभी भी जा सकता है। जैसे भी एयर इंडिया का हुआ, उसको टाटा ने ले लिया, तो जो एयर इंडिया में मेरे जानकर काम करते थे उनका फ़ोन आया।
वैसे तो वो काफी समय से जॉब कर रहे थे लोग, लेकिन अच्छी अच्छी मोटी मोटी सैलरीज भी थी और एयर इंडिया में काम कर रहे थे। वो लाले टाइप की थी, काइंड ऑफ जा रहे हैं आराम से, ठीक है कर लेंगे काम। लेकिन मैं उनको बोलता था भाई तुम्हारी इतनी सैलरी है, इतना कुछ, अब रिटायरमेंट लो, भक्ति करो, 50-55 के तुम हो रखे हो। कहते क्या है, आखिरी तक जाएंगे, है ना, 6 साल बचे, 8 साल बचे, 10 साल बचे। लेकिन जैसे ही टाटा ने लिया, अब उनको अपने फोन आया, कहते भाई मैं सोच रहा हूँ यार इसी साल ले लूँ, मैं तो मुश्किल हो गया, 1 महीना भी करना। मैंने क्यों, क्या हो गया? कहते यार सुना काम कराते हैं, सुबह 7:30 बजे जाना, वहाँ पंच करना, उसके बाद रात को 8 बजे निकल के काम खत्म करके जाना है। और काम भी 4-4 लोगों का दे रखा है एक व्यक्ति की। और मेरे बस की नहीं, मैं तो ले जल्दी से, नहीं तो निकाल नहीं देंगे। कहते वो निकाल नहीं रहे हैं। मेरा उसका मतलब ये होता है, काम इतना दे देंगे कि आप छोड़ जाओ, हम नहीं निकाल रहे आप। तो शहरों के जीवन में एक सबसे बड़ी स्टेबिलिटी भी जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी लगती है। लेकिन अगर किसी के खर्चे 15,000 के हैं, 20,000 के हैं, और उसकी आमदनी 50 से अगर 1 पहुंच गई और बाद में 1 से 40 आ गई, तो उसकी तो मेंटेन है, उसको तो लिए हमेशा फाइनेंशियली इज मेंटेन प्रॉपरली। लेकिन अगर हमने आगे बढ़ते बढ़ते अपने खर्चे भी वैसे बढ़ा लिए, उसके बाद दिक्कतें आती हैं, उसके बाद फिर जीना, सर्वाइवल करना मुश्किल होता है। तो ये भी एक कारण है। और किन चीज़ों इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोगों से, जो हमारे को लगता है डिस्टर्ब करती है चीज़ें? दोनों अच्छे पॉइंट हैं। एक तो हाई सोसाइटी, किसी ने अपने घर पे बुलाया, प्रभु जी हमने नया घर लिया, सब आइए प्लीज, बुला लिया। वो एक्चुअली घर में, घर गृह प्रवेश ये अपने आप में लोगों के छाती पे दाल करना है, छोंक लगाने जैसा होता है। ये कहीं कोई परिवार का व्यक्ति खुश नहीं होता, मैं सच बता दूं। ये लगता है एक्चुअली घर के लिए बुलाना लोगों को, इसका मतलब ही है कि हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हम कहाँ पहुंच गए आज। कि हम कहाँ पे पहुंच गए, किस स्तर पर पहुंच गए। ऐसा भी दिन आएगा, कोई सोचा नहीं था। अगरबत्तियां जलाई जाएंगी बच्चों के लिए। तो क्या बता रहा था मैं? गृह प्रवेश जो है ये अपने आप में एक पूरे के पूरे टब्बर को, फैमिली मेंबर को दिखाने के लिए, जलन कराने के लिए होता है, काइंड ऑफ गृह क्लेश, अरे घर क्लैश। तो और फिर लोग इंस्पिरेशन लेकर जाते हैं कि वाओ, एंटर करते कितना बड़ा ड्राइंग रूम था, और फिर घर में सदस्य 3, कमरे 4, समझ रहे? और इनकी 4 प्रॉपर्टियां और भी हैं जिसका इनको ध्यान देना होता है। माय गॉड। तो इस प्रकार सारी फैसिलिटीज रखी जाती है, डोर ओपनिंग से लेकर, है ना, और आखिरी तक की सारी चीजें। और फिर जब दूसरे लोग हैं जो बेचारे आए थे, जो झूठा झूठा मुस्कुरा के धन्यवाद बोल गए, कंग्रेचुलेशन बोल गए, अब उनके वहां से शुरू हो गया, हम कब, हमारा कब, आखिर कब होगा ऐसा। और सारा बर्डन किस पे आता है फिर? हाथ खड़ा करके पहुंच है कि नहीं? तो बर्डन पे आता फिर। तो कहने का क्या मतलब है कि व्यक्ति को चैन नहीं मिलता फिर। तो एक तो ये हो गया हाई सोसाइटी का। एक तो खाली मकान ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें 50 चीजें हो रही है, गाड़ियां भी हैं, मोबाइल सेट्स भी है, मोबाइल दिखाओगे, ये बाय बाय भी ऐसे करते हैं ताकि उसका मॉडल दिख जाए सामने वाले में, है ना, 14 प्रो है। तो तो ये अपने आप में कल्चर तैयार होता है इस तरह से धीरे धीरे। अगर हम लोग उस सोसाइटी, हाई सोसाइटी में प्रोफेट, फिर कार के ब्रांड से व्यक्ति की पहचान होती है। अच्छा ये कार है, हमारे पास तो ये है कि नहीं? तो कार ब्रांड से फिर हम लोग दूसरे को दिखाना चाहते हैं हमारा स्टेटस। उसके बाद माता जी ने कहा शादी पार्टी, जहाँ सारे जाते हैं, तो उधर भी एक अलग से कल्चर होता है, वो भी हमें बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। हम देखते सारे पागल हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, या तो ये पागल है
या फिर यहाँ पर वो तो यार ये सारे देखो क्या बढ़िया ब्रांडेड साड़ी से क्या क्या पहन के आती थी, ज्वेलरी, तो वो भी हमें बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। तो हम इन सब चीज़ों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और क्योंकि मैंने बोला अगर हमारा श्रवण कीर्तन नहीं है, अगर हम सुनते नहीं है, हमें मालूम नहीं पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उस पर धूल पड़ गई है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें गिरेंगे, हम सुख और शांति से नहीं जी पाएंगे। हो सकता है कि आप लोग आ जाते हो कभी कभार फेस्टिवल्स में, दर्शन दे देते हो कई बार आके, बट लेकिन हृदय में ना हमेशा इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षण बना रहेगा, हीन भावना बनी रहेगी, और हृदय से कभी खुश नहीं, डिवोशनल लाइफ को कभी हृदय से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे ना। फिर कहते हैं ना हम यहाँ के रहे धोबी का शेर, ना घर का ना घाट का। मैंने एक बार लेक्चर दिया था, तो मैंने कहा भक्तों के बीच में बात कर रहे हैं, कुत्ता बोला ठीक नहीं, तो मैंने उसका थंबनेल भी यही बनाया। मैंने कहा लिख भाई, धोबी का शेर, ना घर का ना घाट का। डिवोटी है, थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये स्थिति रहेगी। और जिन चीज़ों से हम इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में ट्रबुलेशन चल रही है, जो हमारे सुख चैन को छीन चुका है, जो कल्चर, जो सिटी लाइफ, उसी में अचानक हम लोग अपने परिवार में एक संतान लेकर आते हैं, है ना। हम प्लान करते हैं कि हमारे परिवार में एक संतान अब आए जो हमारी ही तरह इस संसार में स्ट्रगल करे, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है ऑटो में एक श्लोक लिखा होता है, जीवन एक संघर्ष है, उसको भी संघर्ष करना है, उसको भी जो है परेशान है। श्रीमद् भागवतम में देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं भक्तों से जुड़े हैं, दीक्षित के हो चुके हैं, कुछ लोग माला भी कर रहे हैं। कैसे बोलो इसका? तो यार बॉटल दे दो, ओरिजिनल बॉक्स कर दो। बैठ बॉटल ठीक, बैग को खड़ा कैसे करेंगे? क्या देख रहा है इसमें? देख लेना, पता चलेगा टूटा हुआ बटन नहीं दिखा रहा है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि जिन चीज़ों हम इन्फ्लुएंस्ड हैं और हम लोग जिस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं, और सिटी लाइफ में ही रहना है, क्योंकि अभी हम लोगों का डिवोशन उस अवस्था में नहीं पहुंचा जहाँ हम लोग वानप्रस्थ जैसा फील ले सकें। पर्पस ऑफ लाइफ समझने के बाद हम लोग सारी एनर्जी उस पर्पस को प्राप्त करने के लिए लगा डालें। अभी हम लोग इतने वो नहीं हुए, क्योंकि शहरों में ज़्यादा रह रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ऐसी ऐसी आदतें पड़ गई जो नहीं कर सकते। तो मैं श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक कोट करना चाह रहा था, जो बड़ा कई बार सुना होगा आपने, और उसका मतलब भी आपको बता देता हूँ। श्लोक है, बड़ा सिंपल और सुंदर श्लोक है, मतलब कई बार सुना होगा आपने, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या, देवं न तत्स्यां पतिश्च न स्यां, पतिश्च नामोच्येद्य संपेत्य मृत्युं, संपेत्य मृत्युं। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, हम लोगों को इसका मतलब सुनिए। वन हु कैन नॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ शुड नेवर बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, a father, a husband or a mother or worshipable god or employer। जो व्यक्ति अपने आश्रितों को
जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता, उसे कभी भी गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु के आश्रित कौन रहते हैं? शिष्य। एम्प्लॉयर नहीं बनना चाहिए, उनके आश्रित कौन रहते हैं? एम्प्लॉयज। पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए और माता भी नहीं बनना चाहिए। इन सब के आश्रित कौन रहते हैं? बच्चे। पति के आश्रित पत्नी। तो शास्त्र कह रहे हैं कि आप हमको गुरु नहीं बनना, एम्प्लॉयर नहीं बनना, पिता नहीं बनना, पति नहीं बनना, माता भी नहीं बनना। कई बार मैं देखता हूँ शहरों में हस्बैंड वाइफ विवाह करने के बाद काफी टाइम तक प्लानिंग ही करते थे, बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना, अभी सैलरी कितनी है, अभी कितना आ रहा है, क्या हम अभी इसका बोझ उठा पाएंगे क्या, मतलब कितना प्लान करते हैं बच्चा लाने से पहले। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में ऐसा कि तुम उसका खर्चा उठा पाओगे कि नहीं, तब करना है। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी चेतना खुद की इतनी डेवलप नहीं है कि उसको आने वाले संतान को जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सको, तब सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगता है कि अब आपका रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बढ़ गया है, साधना आपकी अच्छी हो रही है, उसमें कंसिस्टेंसी आ चुकी है, सेवाएं आप कर रहे हैं, दीक्षा आप ले चुके हैं, लेने वाले हैं, और रीडिंग आपने बहुत अच्छी कर ली है, जीवन का लक्ष्य पता चल चुका है, सुबह से लेकर रात तक घर का एक शेड्यूल बन चुका है स्पिरिचुअलिज्म का। भगवान है घर में, उनको उठाना, उनको नहलाना, उनको धुलाना, उनको खिलाना, आरती, आपस में बातचीत का तरीका, सब एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया। तो प्लान करिए कि हाँ अब चलिए वो एक संतान घर पर लाए, ताकि जब उस वातावरण में पलेगा बढ़ेगा जहां पर वो क्या देखेगा, सुबह उठ के घर वाले घंटी बजा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, और आपस में प्रेम है भगवान की सेवा करने में। तो जब ऐसे वातावरण में बच्चा पलेगा बढ़ेगा तो उसको भी समझ आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को सर्व करना, इनकी सेवा करते करते ही शरीर का त्याग करना, ये जीवन का लक्ष्य है। कहीं किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा, ना हमने कोई एक्सपीरियंस देखा कि भगवान के धाम जाने का जो क्राइटेरिया है वो प्रॉपर्टीज हो, ज्वेलरी हो, हाई क्लास सोसाइटी में रहना हो, नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ना ही ये सुख का क्राइटेरिया। जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उतना दुखी है। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुश हूं, नहीं, वो उतना चिंतित है, उतना परेशान है। जैसे आपके पास अगर एक बच्चा है तो कितने की केयर करनी है? देखिए 6 हैं तो 6 की केयर करनी है। एक गाड़ी है तो 1 की केयर करनी है, 4 गाड़ी है तो 4 की केयर करनी, मेंटेनेंस बढ़ जाता है। मैं ये सिटी लाइफ के हिसाब से बोल रहा हूँ बच्चों का। स्पिरिचुअल लाइफ में बच्चों को जैसे इस्लाम में बोलते हैं सब अल्लाह की देन है, तो हिंदुइज्म में भी ये बोलते हैं कि सब भगवान की देन है। ये तो हम लोग सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन में आ गए जहां पर हमको खर्चे के हिसाब से संतान कम करनी पड़ रही है। अदरवाइज आप अपने बहन भाइयों को देख लो, कितने थे? 4 और 5, 3 और 3, हाँ, तो इसमें 3 से 5 अपने मम्मी पापा का पूछ लेना। 5 हाँ 6, मेरा भी 6 आता है, 6 मासी है मेरी टोटल मम्मी को मिला के 7, तो 7, 8 का था। उनसे पूछ लेना, उनके ऊपर वाला पूछ लेना। कॉलोनियां बसी हुई हैं, गांव अपने होते थे, समझ रहे हैं? तो 2 भाइयों को अलग देते, भाई तेरा गांव तू इधर जा बसा ले, तो 8-12 बच्चों के साथ वो इधर आ जाता था। तो उधर आने के बाद उनकी संतान होती थी, वो भी 6-6, 8-8 करते थे, परिवार बढ़ गए, उन्होंने भी 6-6, 8-8 करे, तो पूरा गांव अपना होता था। इसलिए अपने गांव में शादी नहीं करते थे कि भाई अपनी बहन निकल आएगी, फिर दूसरे गांव में, दूसरे गोत्र में करते थे। तो
सब लोग ध्यान दीजिएगा, अभी तो समाज आप सब जानते हैं कि आप लोग केवल इंद्रिय तृप्ति करते तो हैं पूरी, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं करते, जिम्मेदारी से भाग। फिर दूसरा इसके पीछे रीजन ये भी है कि कौन खर्चा पालेगा, इतना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लोग संतान को नहीं लाते। अदरवाइज ऐसा नहीं था पहले। वो लोग खेती करके 15-15, 20-20, 50-50 पाल लेते थे, खेती करके खा लेते। घर में सारी चीज होती थी, सब कुछ होता था। तो जब इतने बड़े बड़े टब्बर पाल लिए जाते थे खेती के बेस पर, और आज हम लोगों के पास अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा, अच्छा है, तो भी एक परिवार में 1 या 2 बच्चे पालना मुश्किल हो। तो फिर वहां पर आते हैं, कह रहे हैं कि किसी को गुरु बनने का आवश्यकता नहीं, इसको अंपायर बनने की जरूरत है, माता पिता। क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को जन्म और मृत्यु से, इसके रिपीटेड बोला, रिपीटेड पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का जब जन्म होता है वो सारे कष्ट जो हम सह रहे हैं सब सहने पड़ते हैं, बीमारियां भी, बुढ़ापा भी, और अंत में मृत्यु भी। और मृत्यु फुल स्टॉप नहीं है लाइफ का। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से च। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म। तो फिर से जन्म होगा, लेकिन अब कहां होगा, कैसा होगा, किस देश में होगा, किस धर्म में होगा, ये पता नहीं। तो हमारी जो सो कॉल्ड बच्चों के प्रति प्रेम भी है, फैमिली के प्रति प्रेम भी है, वो 40-50 के रहता है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कहां पैदा हुए, फिर नया परिवार, नई फैमिली, नया धर्म, नई योनि, नए लोग, नई हैबिट्स, और फिर वहां पे फिर से शुरुआत होगी लाइफ। फिर वहां खत्म हुई तो फिर कहीं और शुरू हो गई। ये तो सिद्धांत है जो भगवान ने संसार का बनाया है। अब हम चाहे इसको माने चाहे ना माने, आप मानो चाहे ना मानो, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन ये होते 4 ही। और मैं नहीं मानता सर, मैं बड़ा मॉडर्न हूं। तो मॉडर्न होने से क्या होगा, 4 तो 4 ही होता है भाई। तो हमारे मानने ना मानने से नहीं चलेगा। जो संसार का नियम है, सिद्धांत है, वो हर एक पे अप्लाई होगा ही होगा। नहीं यार, ये तो हिंदू धर्म में होता है ना पुनर्जन्म, मुस्लिम में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, वो लोग तो नहीं होते, बुद्धिज्म में भी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर एक सिद्धांत जो प्राचीन ग्रंथों में दे दिया गया, भगवान के द्वारा बोल दिया गया, तो वह हर एक पे अप्लाई होगा। उसको हिडन वे में, सूत्र रूप में उनके ग्रंथों में भी दिया होगा, लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि अगर ग्रंथों की टीचिंग एक जैसी हो जाती तो फिर वो कहते हैं फिर वहीं आ गए हम इनसे ही भाग कर वहां गए, फिर वहां पर भी वही हमको मोहम्मद जी बता रहे हैं, यीशु जी वही बता रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं ऐसी चीजों, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा। जैसे एक मुस्लिम परिवार में एक लड़की पैदा हुई और उसने 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर दिया, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा स्कूल वहां था। तो उसके मम्मी पापा परेशान, या अल्लाह ये क्या दे दिया, ऐसे क्यों बोल रही है। फिर को लगा चलो जहां पर बता नहीं चलते हैं देखकर, तो लेकर गए उसको, और फिर जो जो उसने बताया था वही निकला। किसी और गांव में किसी और नाम से थी, उसकी 2 बेटियां थी, वो मर चुकी थी, वो यहाँ पैदा हुई, पहले हिंदू परिवार। तो क्या मतलब समझ रहे इसका, कि जो सिद्धांत था वो हर जगह होता है। तो हमारी जो जन्म और मृत्यु का जो सबसे बड़ा संघर्ष है लाइफ में, जो सबसे बड़ा संघर्ष है, तो यही कि बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। और हमारा रोल क्या है इस संसार में, क्या रोल है हमारा, वो ये ग्रंथ बता रहे कि पहले तो माता पिता बनिए मत, गुरु बनिए मत, एम्प्लॉयर बनिए। अगर बन रहे हैं, ये जिम्मेवारी उठा रहे हैं, तो खाली ये मत सोचिए कि खिलाएंगे क्या, स्कूल कौन से भेजेंगे, खर्चा कितना, ये मत सोचिए खाली। अब ये सोचिए कि उसको जन्म और मृत्यु से बाहर कैसे निकालना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे भी निकलना है और उसको भी निकालना है। तो उसको भी निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ फादर और अ पेरेंट और अ गार्डियन। अगर वो ये नहीं कर रहा, उसके अलावा सारे सुख दे रहा है, अगर
वो इस पार्ट को छोड़ दे और बाकी सारे सुख दे दे, क्या लगता है सक्सेसफुल है लाइफ? ना अपनी ना उसकी, क्योंकि हमने उस संतान को संसार में लाके एक पाप और कर दिया। मान लीजिए घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, पड़ोसी से हुआ, किसी से हुआ, माता पिता ने मिलकर किसी को मार दिया, माता पिता जेल में। अब जेल में है, अब माता लग जाती, पिता लग जाते। तिहाड़ जेल में 6 नंबर जेल लेडीज के लिए है, बाकी सारी जेलें आदमी के लिए। अब क्या होता है कि कई बार आप चिट्ठियां लिखो ना जेलर को और सरकार को, तो तुम्हारी बात मान लेती है, पैर उस पर छोड़ देते हैं कुछ लोग। तो कई बार लोग शादियां कर लेते हैं बाहर निकल के, मेरे तो 10 साल की सजा है, उम्र मेरी निकली जा रही है, जॉर्नर मैं चाहता हूँ मुझे 10 दिन दिए जाए, मैं शादी करके आना चाहता हूँ। आता है बाहर, शादी करता, फिर अंदर मेरे माता पिता चले गए, मुझे अंत्येष्टि पे जाना, मुझे 7 दिन की छुट्टी, हाँ तो ले लो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं, अंदर। लेकिन जो माता पिता ही अंदर है तो वो क्या मांगेंगे? कहेंगे जी हम लोगों को 5-7 दिन दिए जाएं, हम चाहते हैं संतान पैदा करें जेल में। सरकार के कर ले भाई संतान पैदा, उनको रूम अलॉट किया जाएगा, लोग कर संतान। अब संतान पैदा हो गई जेल के अंदर, तो माता का दूध भी पिएगा, रहेगा, रहना भी पड़ेगा, तो जेल के अंदर ही रहेगा वो। तो जेल में एक संख्या और बढ़ा ली, जो पनिशमेंट मुझे मिलती थी, जो मैं दुखी था जेल के अंदर फैसिलिटी से, अब एक और मैं ले आया यहाँ पर, अब वो भी मेरे साथ ही रहेगा। तो भौतिक संसार रूपी जेल में अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है कि यहाँ से बाहर निकलना है, यहीं सेटल होना है, और हम यहाँ एक संतान और ले आए पूरी समस्याओं को भोगने के लिए, तो ये बुद्धिमानी का काम नहीं। आप बोलोगे नहीं मैं इसको हर फैसिलिटीज दूंगा, इसको कंप्यूटर सिखाऊंगा, इसको मैं अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, इसके जूते मैं यहाँ पर बुनूंगा, इसके कपड़े मैं यहाँ बुनूंगा, इसकी रोटी मैं बनाने की परमिशन ले लूंगा, तो बच्चा खुश होगा। ऑब्वियसली पैदा जेल में हुआ है तो उसको ये चीजें मिल रही तो खुशी रहेगा। लेकिन ये फैसिलिटीज क्या उसका जीवन मरण का ये जेल से बाहर निकलने में मदद करेगा? नहीं करेगा। तो वही हम करते हैं इस संसार रूपी जेल में। खुद तो हम लोग कैदी हैं ही, और कुछ कैदी ले आते हैं, आज तू भी इधर ही रहे, तेरे से हम बहुत प्यार करते हैं, तू भी हमारे साथ क्या कर जेल में। तो ये रियलिटी है। तो क्या होना चाहिए? अपने को भी यहां से निकालने का योजना बनानी चाहिए, अपने को यहां से निकालने की योजना, और साथ ही साथ बच्चों को भी निकालने की शिक्षा देना। ये पर्पज है लाइफ का। और बाकी जो ये माया ने संसार रचा हुआ है ना, जो ये वाव फैक्टर डाला हुआ माया ने, वाव, ये केवल हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे एम्स, केवल हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस श्लोक के अनुसार हमें संतान तभी करनी चाहिए जब हम लोग खुद इस चेतना में हो कि हाँ निकलना है, और बच्चों को भी निकाल सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में ये शिक्षा दी जाती है कि हमें साधना करनी है, कथा सुननी है, रीडिंग करनी है, बच्चों के लिए वातावरण तैयार करना है, ताकि उस वातावरण में पल बढ़कर वो पर्पस ऑफ लाइफ कभी ना भूलें। जिस तरह से हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए सुबह से शाम तक बिजनेस, जॉब, पैसा, इन्वेस्टमेंट, हस्बैंड की सेवा, माता पिता की सेवा, घर मकान दुकान रिपेयर, कितनी चेतना यहाँ लगा के रखते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? पूरा दिन ये सब चलता रहता दिमाग में। पर जिस दिन यहाँ पर इन सब की जगह संसार से निकलने की चेतना बन गई तो लाइफ इज सक्सेसफुल। हमारे दिमाग में चलता क्या है? जेंट्स लोगों के दिमाग में क्या चलता है? मुझे लोगों को पता है, मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा, ये सब चलता है ना। और लेडीज के दिमाग में क्या चलता है? यही सब, कि उनसे अच्छा हो जाए, अब ये हो जाए।
तो हमको समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने अगर इस्कॉन आना शुरू किया है, भक्तों का संग करना शुरू किया है, यहाँ जो सीख रहे हैं इसका हम लोगों को अपार बेनिफिट है। ये संसार और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा आने वाले दिनों में, और ज्यादा ऐसी चीजें आ जाएंगी जो इतना वाव फैक्टर रखेंगे, इतना इन्फ्लुएंस करेंगे कि भक्ति करना और मुश्किल होता जाएगा। कभी सोचा था कि ये फोन हमको इतना अंगेज कर देगा? आप सोचिए, जब किट किट वाले फोन थे तो हमारे 4 घंटे रोज के बजते थे। जब चित्रहार और दूरदर्शन आता था, पता नहीं किसने देखा नहीं देखा, तो हमारे कई घंटे बच जाते थे। लेकिन जब से ये लोग वैरायटी लाए हैं, 1000 चैनल हो गए टीवी में, 50-60 डिवोशनल चैनल, 70-80 न्यूज चैनल, फिर गेम्स के 40-50, फिर रीजनल चैनल्स अलग हैं, फिर मूवीज के चैनल अलग हैं, फिर कॉमेडी के चैनल अलग हैं। एक बार मैंने कहा दिखा दो जी क्या क्या है इसके अंदर। 1000 चैनल में मैं 2 घंटे बीत कर ऊपर नीचे करने लगा समझने में। फिर जब से ये मोबाइल आई है तो इसमें तो बस आपके उंगली के इशारे पे चल रहा है, इसको छोड़ ही नहीं रहा इसको, क्योंकि जीवन में रहता है ना हर चीज मेरे उंगली के इशारे पे चले। पति हमारे इशारे पे चले, अच्छा वो नहीं चल रहे, चलो इसको चला लेते हैं। पति को लगता है पत्नी मेरे इशारे पे चले, करते वो तो नहीं चल रही है, इसको चला लेते हैं। दोनों को लगता है बच्चे हमारे इशारे पे चले, वो तो नहीं चल रहे, चलो फोन तो चल रहा है इशारे पे। तो इसलिए हम लोगों को कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो हमेशा हमें याद दिलाती रहे कि करना क्या है। नहीं तो हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस होके वैसे ही हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस होके जेल चले जाएंगे। और आज तो सारे जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, ऐसा होगा, जबकि मालूम है गलत है वो। और फिर हम लोगों को घर में भी माहौल क्रिएट करना, और जैसे हमारा ये प्रयास है भक्तों, आप ही लोगों का प्रयास है भक्तों का, कि आप लोगों ने सोचा कि हम कुछ लोग मिलकर एक अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक स्कूल का निर्माण करें। और जब मैं देखता हूँ कि आप लोगों के संघर्ष को 4-5 लोगों से शुरू किया था, और बिल्कुल वो लोग अडिग थे, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर हम लोग, मैंने बताया हम सब मनी माइंडेड हैं, फ्यूचर कॉन्शियस हैं, फैसिलिटीज कॉन्शियस हैं। तो जब बच्चे होते हैं तो हम उनका भी सोचते हैं इनका क्या होगा भाई। हरे कृष्णा करने से काम चलेगा क्या? ये बत्तियां घुमाता रहेगा मंदिर में तो खाएगा कमाएगा क्या भाई? कल को शादी भी करानी है इसकी, अभी पाल पाएगा कि नहीं, इतना सोचते हैं। तो उन पेरेंट्स को जिन्होंने मेहनत करी और इकट्ठे हुए और एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया लाइफ का कि क्या कराना है क्या नहीं, क्योंकि पहली बात तो शहर के लोगों के दिमाग से ये निकालना कि यार बाहर के स्कूल ही अच्छे हैं, ये बहुत टाइम लगता है इसमें। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बाल भारती में हो जाए, डीएवी में हो जाए, दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो जाए, गोयनका या संस्कृति में हो जाए, और वो हमें बुलाते हैं रोज जाइए, हमारे 40 स्कूल है दिल्ली में, हमारे बच्चों को सिखाइए, आप कोई करिकुलम दिखाइए अपना जो चला सके हम यहाँ पर। हमें पता है बच्चे हमारे हाथ में नहीं, बहुत मुश्किल हो रही है। उधर पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं हमारा बच्चा, और इस्कॉन के पेरेंट्स को देखकर जो उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वापस कैबर होता है ना, वो दिखाते हैं हम तो देखो 15,000 महीने की दे रहे हैं और तुम लोग कहाँ भेज रहे हो, वापस दे। तो उनका जो है ना बड़ा चुभता है कई लोगों को, हाय हाय काश भी उधर ही भेज देते, फ्यूचर सिक्योर तो रहेगा, सारी दुनिया के पढ़ रहे हैं, हमने भी पता नहीं क्या डिसीजन ले लिया। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि पर्पस नहीं क्लियर होगा, पर्पस नहीं पर्पस होगा। तो मैं इसलिए बार बार अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ऐसा स्टेप उठाया
आगे बढ़े और एक शुरुआत की। वैसे मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा अप्रिशिएशन जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं बन रहे प्रॉपर स्कूल के, जहाँ के पेरेंट्स भक्तों के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं है, ये टेंपल सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनका इतना विजन नहीं है, तो वहाँ सारी सरदर्दी अपनी है। आप बच्चों को लेकर जा रहे हो, बच्चों को वापस लेकर आ रहे हो, 4 चीज़ें फिर गलत सीख कर आया, फिर आप घर में उसको रबड़ से मिटा रहे हो, क्या सिखाया तुमने, फिर वो टीवी की तरफ भाग रहा है, फिर वो गंदे गंदे गाने गा रहा है, फिर नए नए इशारे कर रहा है। छोटी सी बच्ची हमारे इस्कॉन में आती है, मम्मी पापा दोनों दीक्षित भक्त, ब्राह्मण दीक्षित, बच्ची अभी 4th से 5th में गई। मैंने उसको बोला वासुदेव वैदिक में आजा बेटा, तेरे लिए एक टीचर अरेंज करके यही कर देंगे। कहती प्रभु जी जल्दी करवाओ प्लीज, जल्दी करा दो। छोटा सा बच्चा कहता है, 4-5 साल की लड़की। मैंने कहा इसके अंदर इतना इंटरेस्ट कैसे है? मैं कहा क्यों? कहती प्रभु जी जल्दी कराओ ना, मैं बच्चों के साथ रहूँगी, अच्छा स्कूल है हमारा अपना है, भक्तों का है। कहते हैं उस स्कूल में तो सारे छोटे छोटे बच्चे हर छोटी बात पर मिडिल फिंगर दिखाते हैं, ये गाली होती है, वो छोटी सी बच्ची गाली। तो मतलब कितना गंदा कल्चर है उन स्कूल्स का, जहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहे हैं और जिन भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जिसमें उनका कोई सेंटेंस बिना 4 वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पूरा नहीं होता। बोलूंगा नहीं, बट आपको पता है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जिसमें गालियां देते हैं हर बात पर, 4 वर्ड्स का सेंटेंस। तो ये सीख कर आते हैं बच्चे, और फिर आप कैसे उसको घर में शिक्षा दोगे, कैसे बोलोगे जब मंदिर में भगवान को भोग लगा कर? कितना मुश्किल है, कितना बड़ा चैलेंज है। और फिर जहां पर नहीं है ऐसा, तो वहां पर पेरेंट्स कई बार स्कूल नहीं भेजते, वो घर में होम स्कूलिंग करा लेते हैं। मैं विदेशों के कई भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे और बच्चों की शिक्षा घर में ही दिलवाई। यहाँ रोहिणी के परिवार है, वो अमेरिका चले गए, अमेरिका में उनकी 2 बच्चियां हो गई, 2 लड़कियां। वो अभी प्रोग्राम करने अपने घर वापस आए पिताजी को, तो मुझे बुलाया प्रोग्राम के लिए। तो बड़ी लड़की 12th पास हो गई, छोटी 7th 8th में। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने इनको स्कूल भेजे ही अमेरिका में, हमने इनको अपने घर में पढ़ाया। 12th तक मेरी बेटी ने ये गोपी ड्रेस में जो घूम रही है, तिलक लगा के, कंठी पहन के, दीक्षित है, ये 12th तक घर में पढ़ी है, दीक्षा ली है, सब कुछ करा है। छोटी बच्ची घर में पढ़ रही है। अभी इसने आफ्टर 12th कॉलेज ज्वाइन किया। तो मैंने उससे पूछा बेटा कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है, लोग छेड़ते तो नहीं, बोलते तो नहीं, कुछ उल्टा से कहते। अमेरिका में ना कल्चर ये है कि सब अपने में मस्त रहने वाले हैं, अननेसेसरी किसी को छीटाकशी, टोंट मारना, छेड़ना इतना नहीं है। जिसके जैसे ग्रुप बने हुए वो उन्हीं ग्रुप्स में रहते हैं, हम लोग अपना खुश रहते हैं, जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वापस आते हैं। तो एक इतनी मजबूत फाउंडेशन मिल गई घर पे, इतनी मजबूत फाउंडेशन, जिसकी वजह से बड़ा स्ट्रांग वृक्ष के रूप में लड़की बाहर है, सरवाइव कर पा रही है। लेकिन उससे ज्यादा कन्वीनियंट तो हमारे पास ये है कि चलो स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर आ गया हमारे पास, जहां पर अगर हम लोगों ने बच्चों को नहीं बताया जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है, तो टीचर तो बता रही है बेटा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सब चीजें। तो ये 2 वे जो है क्या हो गया, कॉपरेशन, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का। टीचर्स जो चैंटिंग करती हैं वो भी पर्पस ऑफ लाइफ मालूम है, पेरेंट्स को भी मालूम है। जो आपसे नहीं हो रहा वो टीचर कर देंगे, जो टीचर से नहीं हो रहा वो घर में आप कर देंगे। तो इस तरह से जो फेंस तैयार किया है बच्चों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत बड़ा बच्चों को एक गिफ्ट देने वाला है। क्योंकि जब भी बच्चा नॉलेज में होगा आगे चलकर, वो सबसे पहले अप्रिशिएट आप ही लोगों को करेगा कि आपने ऐसा काम किया, कि आपने हमें बचा लिया। क्योंकि जो भी नॉलेज में होगा तो ये बोलेगा ना कि आपने मेरी रक्षा की, आपने बचाया। अंधकार में होगा, ज्ञान में होगा तो बोलेगा ना तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे को जीने नहीं दिया, मुझे कुछ करने नहीं दिया। अज्ञान में होगा तो ये बोलेगा, ज्ञान में होगा तो अप्रिशिएट करेगा, धन्यवाद करेगा। तो इस तरह से
इस श्लोक के द्वारा भी समझ आता है कि जो पर्पस है संतान को संसार में लाने का, वो है जन्म मृत्यु से बाहर निकालना, कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप करना। और 2 वक्त का भोजन अंबानी भी कर रहे हैं, लेकिन उसका 2 वक्त का भोजन है कैसा, अगर तुम देख लोगे तो आपको इससे अच्छा तो हम खा रहे हैं, इससे अच्छा तो रिक्शा वाला खा लेते हैं, वो 6-6 रोटियां खा लेते हैं, दिन में इतने राइस खा लेते हैं। और अंबानी जी क्या खाते हैं बेटा, ढोकला 2 न्याज एक ही दिन, एक ढोकला, एक खाखड़ा, शाम को जो है एक सूजी की रोटी या बेसन का चिल्ला, बस ये डाइट है जनरल। तो अगर 2 वक्त की रोटी खानी हो, ठीक से नहीं खानी, तो 2 वक्त की रोटी हर कोई आसानी से, चाहे शहर हो चाहे गांव, आराम से अरेंज कर सकते हैं अगर वो नॉलेज है। क्योंकि जितने सुविधाएं बढ़ेंगी, संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे, उतना व्यक्ति सेंस एंजॉयमेंट के प्रति आकर्षित होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, सिंपल लिविंग हाई, अपने खर्चे ना बढ़ाओ दुनिया को देखकर, जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। भक्तों के बीच में रहो, लड़ो, यहाँ पर आके कंप्लेन करो कि हम कब से यहाँ रह रहे हैं, हम कब से आसपास रह रहे हैं, हमारे लिए क्लासेस क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हमें शेल्टर दिया जा रहा है, या क्यों नहीं हम लोगों को भक्तों का समूह दिया जा रहा है जहाँ पर हमारा भी श्रवण कीर्तन हो, हमारे बच्चों के लिए लड़ पड़ो। मैं तो कई दूसरे मंदिरों में लोग मेरे पास आते हैं, मैं ये बोलता हूँ, मैंने कहा जाके कंप्लेन करो कि टेंपल प्रेसिडेंट इज द फादर ऑफ अ टेंपल, यू शुड गो एंड क्राई अगेन इन फ्रंट ऑफ हिम कि भैया कुछ करो करो करो, कुछ तो करेंगे, संडे क्लास खोलेंगे, कुछ तो बताएंगे, नहीं तो आप लोग मिलकर करो, करना पड़ेगा हमें, ठीक है कि नहीं। तो आप सबका धन्यवाद। तो एक अच्छी शुरुआत है, इस तरह से अगर महीने में कभी मिल लें तो कम से कम ये गाड़ी चलाने के लिए काफी रहेगा। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है किसी? कोई क्वेश्चन आ रहा है? कोई क्वेश्चन? जैसे हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, और कई बार बीइंग अ डिवोटी ऑल्सो हम अपने आप को इस तरह से मानते हैं कि मतलब अगर मैं डिवोटी हूँ तो बताइए वो प्रचार के हिसाब से होता है या थिंकिंग इस तरह की होती है कि आई शुड हैव द बेस्ट थिंग, ताकि लोग देखिए भक्त है और उसके पास बेस्ट चीज़ है, और फिर हम कहीं ना कहीं अपना जो मेन मोटो है उससे हटकर उसी रेस में लगे होते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ भक्ति। तो उसको कैसे, उससे कैसे बच सकते हैं? तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कई बार हम लोग प्रश्न आपने सुन लिया, तो ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं डिवोटीज को, जिससे वो हर चीज़ में बेस्ट भी दिखना चाहता है, हर चीज़ बेस्ट भी लेना चाहता है, और साथ ही साथ भक्त भी है थोड़ा। तो मैंने श्रवण और कीर्तन जो मैंने बोला, जैसे हम लोग भक्तों के संग से दूर होंगे ना, तो ये सारी गंदगी आएगी। जैसे ही कमरा बंद कर दे तो 4 दिन बाद खुले तो डस्ट मिलेगी, कहाँ से आएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन आएगी, सफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसकी हमेशा सफाई करनी पड़ेगी। उसी तरह हमारे हृदय की भी सफाई बार बार चाहिए, श्रवण कीर्तन बार बार चाहिए। जैसे ही आप दूर हो जाओगे तो ये प्रभावित करेगा ही करेगा। हम लोग को लिबरेटेड, सुखदेव गोस्वामी की तरह लिबरेटेड सोल्स नहीं है कि माता के घर से बाहर आए और सब कुछ जानते थे, नहीं। हम सबको बार बार श्रवण कीर्तन की जरूरत है, एसोसिएशन की जरूरत है, बार बार सुना। अरे सुना हुआ है, अरे कितना सुना हुआ है, जितना मर्जी सुनो, तब तक सुनते रहो जब तक शरीर उसमें व्यवहार में ना आ जाए, जब तक फुल्ली कन्विंस ना हो जाओ, और जब तक आपको ये ना लगे कि मैं जिंदगी भर इस तथ्य के साथ चल सकता हूँ बिना किसी एसोसिएशन के, तब तक सुनो। और हमने देखा है जिसको ऐसा लगता है मेरे को कोई जरूरत नहीं है, एक समय के बाद उनका भी फॉलो हो जाता है, तो उसको लगता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम ओके, फंस जाएगा। तो श्रवण कीर्तन चलता रहेगा तो सही क्या है गलत क्या है की शिक्षा हमेशा रहेगी, और ऐसी चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जितना ज्यादा एडवांस उतना ज्यादा कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमें अपने बच्चे को है तो कोका कोला हो गया, जैसे या चॉकलेट से दूर रखते हैं, जैसे मान लो जो पेरेंट्स हैं वो उनको दिलवा देते हैं, तो बच्चा उनकी जो लैपटॉप से मानकर कम होता है, सोचते हैं बाहर का मत खाना, लहसुन प्याज को हम लोग नहीं मानते, तो वो बाहर का उसको खिला देते भी नहीं, बच्चा है उसमें क्या कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, आस पड़ोस को देखकर जब रिलेटिव जब आते हैं
तो उनको देखकर भी हमारे बच्चे कोका कोला तो ऐसी चीज़ है, काला पानी की सजा है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो रहता है क्या, नशा रहता है, ये तभी उसको चाहिए होता है काइंड ऑफ। तो इसलिए मैंने बताया जब डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे ना तो फैमिली मेंबर भी हम ही एक दूसरे के, रिश्तेदार भी हम ही एक दूसरे के, कहीं जाना भी है तो इन्हीं परिवारों में जाओ जहाँ मिलने ही आलू के चिप्स हैं घर में बने हुए, जहाँ मिलने ही पकौड़े हैं, जहाँ पर बात ही पराठे की होनी है, जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो है छाछ की या नींबू पानी की मिलनी है। बात समझ रहे हो? तो मैंने वो बताया वो स्टैंडर्ड की बात है, कहाँ पर सेट हो जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इतना कुछ नहीं होता तो वो उससे अच्छा ना इतना तो कर ही लेते, ऐसा रहता है। लेकिन मैंने बोला कि जब डिवोटीज संग में रहेंगे, अच्छा डिवोटीज के संग में रहना ये संसार की सबसे मुश्किल गतिविधि है, सबसे मुश्किल गतिविधि। नो डाउट कि लगता है कि भक्तों का संग, भक्तों के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन जब भक्तों के साथ रहते हैं किसके साथ ना रहूं, बाकी दुनिया में किसी के साथ रह पाऊं, ऐसा भी होता है, ऐसे चैलेंज भी आते हैं। लेकिन अगर हमारे सिद्धांत क्लियर है और हम लोग सेल्फलेस हैं तो हम किसी के साथ भी आना जाना उठना बैठना कर सकते हैं। तो हमारी रिश्तेदारी जो बाहर वाली है वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए, असली रिश्तेदारी होनी चाहिए इसी प्रकार के संग में, यही दोस्त होने चाहिए, यही फ्रेंड्स होनी चाहिए और यही बच्चों को लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें सबका एक गोल, दैट फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो जो परिवार इकट्ठा रहता है, इकट्ठे एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होता है, वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। ये सिद्धांत गलत नहीं है, लेकिन जैसे व्यक्ति भगवान को छोड़कर कुछ और विजन बनाएगा या और एम बनाएगा, वहाँ दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम लोग इस तरह की संगति करें, इस प्रकार के भक्तों के बीच में रहें जहाँ की एक दूसरे की मदद हो सके। आप अपने बच्चों को रिलेटिव के घर लेके जाओगे तो वहाँ कोक पीता नजर आएगा, वहाँ पर बच्चा कुछ गलत करता नजर आएगा, वो सूरा सीख कर आ जाएगा, वो आपको डिलीट करने में बड़ा दिक्कत आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, एक परिवार के भक्तों के बच्चे, दीक्षित भक्तों के बच्चे थोड़ा इंस्टा थोड़ा ज़्यादा देख लिया तो बच्चों ने अपनी वीडियो खुद बनाई, अपनी वीडियो खुद बनाई कि क्या दिखाया जा रहा है, दिखाया अच्छा था, लेकिन दूसरे धर्म का दिखाया। क्या उनका वीडियो देखा था तो एक बच्चा तड़प रहा है, पानी पानी पानी, तो दूसरे बच्चे ने उसको पानी नहीं दिया, ऐसे करके छुट्टी उसने पानी दिया, फिर कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझे पानी दिया। ये एक इंसिडेंट, उसी चीज़ से फिर और चीज़ें भी सीख रहे हैं बच्चे, दूसरी चीज़ें भी सीख रहे हैं, तो ये नुकसान करता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब बच्चे भक्तों के बीच में ही आएंगे, रिपीटेडली सेम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वेराइटीज़ मिल रही है उसमें, तो वहाँ पर दे विल बी सेफ। बाहर जाएंगे, किसी और के घर में जाएंगे, 4 चीज़ें गलत लेकर आएगा, 4 चीज़ें मिटाने में टाइम लग जाएगा, तो ये सब चीज़ें होगी। ठीक है कि नहीं? यस। तो ये अपना स्टार्टअप किया था स्कूल से कि मतलब सुनने वाले सोचते हैं भक्तों का अपना स्कूल होना चाहिए, देश के बारे में कुछ बताया नहीं कैसे एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, और भक्तों जो नोटिस चाहते हैं कि अपने बच्चों को ला नहीं पाते, कि फैसिलिटीज नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है उनमें, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए जो लोकल टेम्पल्स हैं, जैसे हर जगह मंदिर बनाए गए, तो लोकल टेम्पल्स को सोचना चाहिए। जैसे हमने यहाँ शुरू किया तो ये भक्तों के कॉन्ग्रीगेशन नहीं किया, हमने फैसिलिटी थोड़ी सी दी, तो उसी तरह अगर लोकल मंदिर भक्तों की मदद करने के लिए आगे आता है तो ये बहुत अच्छे। जैसे एक और कंसेप्ट है जो हम लोगों ने अभी शुरू नहीं किया, बट करने वाले हैं, ये मैंने कई जगहों पर देखा, जैसे मीरा रोड मुंबई, वहाँ पर उन्होंने स्कूल शुरू किया, डिवोटीज ने साथ में आया और अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को स्कूल से निकालकर, ग्रेड कोई भी हो सबको निकाल दिया, 40 बच्चे इकट्ठे हो गए और मंदिर में 2 कमरे, ये और ऐसे 2 कमरे मंदिर से मांग लिए। सुबह 7 बजे बच्चों को छोड़ने आते हैं, 7 बजे बच्चे गुरु पूजा अटेंड करते हैं, फिर उनका स्पिरिचुअल क्लास होता है, फिर कुछ ब्रेकफास्ट होता है, उसके 9 बजे से उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है। तो क्लासेस में जो मटेरियल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ाते हैं,
नेशनल ओपन स्कूल से या किसी दूसरे स्कूल एफिलेटेड स्कूल से उनका रजिस्टर करवा देते हैं। स्टडीज उनकी वही हो रही, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, और वो बच्चे अलग अलग ग्रेड के, अलग अलग उसके हैं, उनके हिसाब से उनको पढ़ाइयाँ चल रही हैं। दिन में खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट भी देते हैं, उनके बेडिंग्स लगा रखी, गर्ल्स अलग बॉयज अलग। उसके शाम तक करते हैं। शाम को माता पिता ऑफिस से जब आते हैं तो मंदिर आते हैं, बच्चे वहीं मिलते हैं, स्कूटर बिठाते हैं, गाड़ी घर ले जाते हैं, वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा आधा 1 घंटा बातचीत करें, सब देखा, 8-9 बजे सुला दिया। अगले दिन फिर सुबह 5 बजे उठाया, घर के कुछ काम करवाए, 7 बजे मंदिर छोड़ दिए। 12 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, घर में रहते हैं, मंदिर में, और उनका वेदों को उच्चारण, ब्रह्म संहिता पढ़ना, सिद्धांत पे बात करना, शिखाएं रखना, धोती कुर्ता में रहना, ये सारा चल रहा है। तो अगर ऐसा स्कूल नहीं बन पाता तो दूसरा ऑप्शन है, कंसेप्ट है, इस तरह का स्कूल होगा। उसमें क्या है कि पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा, हम डरे तो नहीं हुए, भाई मेरे बच्चे का क्या होगा, भाई अगर उस तरह के स्कूल में नहीं गया। आप मुझे कितनी माता जी गर्ल्स स्कूल से पढ़ी? जिंदा ही है ना। और बॉयज वाले में कितने बड़े? चल रही है गृहस्थी, है ना। क्या कहना है मतलब है कि जब किसी को ऐसा लगता है ना यार अगर लड़के लड़के साथ नहीं रहेंगे, साथ नहीं पढ़ेंगे, एक्सपोजर नहीं मिलेगा, चीजें सीखेगा नहीं। हर काम को सीखने की एक उम्र होती है, पहले ना सिखाओ, नहीं तो 24-25 साल की उम्र में 15 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदल चुके होते लोग। शादियां क्यों नहीं चल रही आजकल? क्योंकि 4था-5वां रिलेशनशिप टूट चुका है, ग्रेजुएशन, और सारे ब्रह्मांड में घुमाए बच्चे। इसलिए फिर एक पति या एक पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं है, कहता उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा। अरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक आने में 6 बदल दी, समझे? तो इसलिए फिर व्यक्ति को रहता नहीं। पहले के टाइम पर अरेंज मैरिजेस होते थे, माता पिता बड़े समझदार होते थे, घर परिवार देखकर, सब कुछ देखकर शादी करा देते थे। उसके बाद 19-20 के बाद गौना करा के उसके घर भेज देते थे। यहाँ से पूरी ट्रेन लेके गई लड़की, लड़के ने समझदार को बता दिया, बाप का डर होता था, बेटा कुछ नहीं करता गड़बड़, कि मैं इसको डांट दूंगा, कुछ नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे उनके अंदर प्यार डेवलप होता था, 4-5 साल उसमें लग जाते थे, 2-3 बच्चे होते थे, उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाते थे, ऐसे गृहस्थी 40-45 निकल जाते। और आजकल तो बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा है। मैं रोहिणी का एग्जाम्पल देता था, 10 में से 9 डाइवोर्स वाला। अभी किसी पंजाब में किसी और ने कोई और एग्जाम्पल दे दिया, बुलंदशहर के पास एक गांव है, गांव में 30 शादियां हुई थी, 30 की 30 टूट गई। तो मुझे लगा शायद सरपंच की बेटी वापस आई होगी, उसने कह दिया तुम सब वापस आ जाओ। ऐसा नहीं था, वो ऐसे ही हुई थी। तो हमें खुद ही तैयार करना पड़ेगा चीजें। मंदिर हम सबको हर एज में एजुकेशन देने के लिए, लेकिन अगर कहीं सुविधाएं नहीं है तो मिलकर आगे आना पड़ेगा। ये लोग भी तो मिलकर आगे आए ना, इन्होंने ये खोल दिया। अगर आपको डिस्टेंस लग रहा है तो क्या दिक्कत है? डिस्टेंस ही तो है। कुछ समय के बाद अगर हमने डिस्टेंस के चक्कर में या फीस के चक्कर में या किसी चक्कर में अगर बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया तो उसके वो नुकसान होंगे तो फिर आप पछताओगे कि यार मैं अगर आधा घंटा और बच्चे को ले जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। थोड़ा सेक्रीफाइस बच्चे के लिए तो करना सब कुछ है। हमारी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, अब जीवन बच्चों के लिए तो जी रहे हैं। उनके बच्चों के लिए अगर आगे आधा घंटा आगे गाड़ी चला भी ली या बच्चों के लिए तो 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा दे भी दिए तो क्या दिक्कत है? अब लगा लीजिए कितने साल तक कितना देना पड़ेगा। लेकिन जब छोटा बच्चा गलत संगति में आके गलत चीजें करने लग जाएगा, अभी फिल्म आ रही है द केरला फाइल्स, आपको पता भी नहीं चलेगा किन के संग में है, कौन उसको क्या सिखा रहा है, कब उसने नमाज अदा शुरू करनी पड़ी, कब वो सीरियल चला गया, पता नहीं चलेगा। और रियलिटी है बढ़िया है, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा लो, नो प्रॉब्लम, दूर भी है, कुछ नहीं है। और हमारी जो संख्या जिस तेजी में बढ़ रही है उनकी संख्या 5 गुना तेजी से ज़्यादा बढ़ रही है। तो उनके लोग हर जगह मिलेंगे आने वाले टाइम पर, जिनके कोई सिद्धांत नहीं है, जो रिजिड बहुत ज़्यादा है, जो हर तरह की चीज़ें खाने पीने वाले हैं, तो नुकसान होगा इस तरह से।
तो इसलिए एक तो ये तरीका है जिस तरह से यहाँ स्कूल बना, और कईयों को लगता होगा मेरा बच्चा 6th में या मेरा 7th में, उसके लिए क्या, क्योंकि 6th-7th के बाद तो बच्चे हाथ में नहीं आते, फिर कोशिश कर लेना ला के। मेरे पास तो रोते लोग इस तरह से आके कि अब ये हमारा 6th के बाद ही कहना मानना बंद कर दिया सर। तो उनके लिए फिर दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा कंसेप्ट हमने बताया कि यहीं पर हम 2 कमरों में 3 कमरों में स्कूल खोल देंगे, उनका टीचर्स रख लेंगे, 12 से 12 मतलब 7 से 7 तक रखेंगे, और पढ़ाइए उनको, और डिग्री स्कूल से ही आएंगी बढ़िया, जो से यहाँ फिनिशन हो जाएगा। नहीं तो ओपन स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल, आप यहाँ पढ़ा के सिक्योर एरिया में पढ़ाइए, उसके बाद उसको आपको इंजीनियरिंग करवाना तो इंजीनियरिंग फील्ड में चला जाएगा, 9th के बाद IAS कराना तो IAS में चला जाएगा, जो कराना करा ले, जो भी फील्ड में एक्सपर्ट होगा कर ले, फिर आगे चल पढ़ाई का पूरा मौका उसके पास अच्छी करने का, लेकिन सेफ रहेगा। फिर 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर बाहर वाले एनवायरमेंट में आता भी है, तो आजकल आपको क्या लगता है, गुरुकुल के जो बच्चे मायापुर में, वो बड़े तेज हैं बच्चे, वो 4 साल का कोर्स किया हुआ, यहाँ के ग्रेजुएट उसके आसपास के प्रेडिक्ट करते शहर का, इतनी नॉलेज होती है उनके पास, तो सब जानते हैं, सब ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय निकाला आज, तो अगली बार से प्रयास कीजिए फिर से आने का, कुछ कहना चाहते। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे इस डिस्कशन वाहिगुरु जी का, इस बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसा प्रभु जी हमारे इस स्कूल का फाउंडेशन है, अगर आप लोगों को याद होगा, जो बहुत पुराने होंगे, सबसे पहले जब स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ था वो गुरु जी के हाथ से हुआ था। आज एक प्रोग्राम है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है CEP शॉर्ट में, आपको बता देता हूँ, कंबाइंड एफर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को एक ऑफिशियली हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी आज प्रभु जी के हाथ से अब कर रहे हैं, प्रभु जी स्पेशली आए हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। प्रभु जी का उद्देश्य ये था कि इस प्रोग्राम की आज नींव रखी जाए। जैसे प्रभु जी चाह रहे थे, बहुत समय से चाह रहे थे कि पेरेंट्स और हम मैनेजमेंट का साथ में मिले, बट मिल के करें क्या, प्रश्न होता था मिल के करें क्या बात करेंगे, कितनी बात करेंगे, कब तक बात करेंगे। तो उसमें प्रभु जी ने बहुत अच्छा हमें बताया कि हम लोग उसमें 2 चीज़ें करेंगे। एक तो साथ साथ, जैसे बहुत सबने सुना होगा, सबका साथ सबका साथ, तो यही हम इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि सब लोग साथ में मिलेंगे, पेरेंट्स और मैनेजमेंट। और सबसे पहले अगर बच्चे का विकास कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसका होना चाहिए, माता पिता का। तो दोनों चीज़ें इस प्रोग्राम में, एक तीर से 2 शिकार वाला प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक प्लान बताया, तो हम उसी को आगे और फॉरवर्ड लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग सेशंस भी रखेंगे, मीटिंग्स, सेशंस कम मीटिंग्स, पहले सेशंस होंगे, उसके बाद पेरेंट्स के साथ हम आगे फर्दर डिस्कशंस करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों में लैक करें, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करी जा सकती हैं, सारी चीज़ों को हम लेके एक साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रभुपाद के बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अगर एक आर्मी है, दूसरी आर्मी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो रही है, एक आर्मी ने दूसरी पर अटैक कर दिया, तो क्या वो कैसे दूसरी वाली आर्मी कैसे जीत सकती है, जब वो सब साथ में मिलकर उस दूसरी आर्मी के साथ लड़ाई लड़ेगी। मगर अगर इस तरह एक आर्मी में आपस में झगड़ा शुरू हो गया, तो क्या वो लड़ाई जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। तो ये लड़ाई किसके साथ है, हमारी हम सबकी लड़ाई किसके साथ है, ये है प्रभुपाद साहब कहते हैं किसके साथ है, माया के साथ, और माया बहुत प्रबल है। तो इस लड़ाई के साथ जीतने के लिए हमें क्या करना होगा, अकेले अकेले घर में बैठ के लड़ेंगे नहीं, तो सब लोगों को साथ में आना होगा। आज इसी को नींव रखते हुए आज इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है कंबाइंड एफर्ट प्रोग्राम। तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी का तो है ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो प्रभु जी का है, सारे आइडिया, सारे प्लान, सब कुछ प्रभु जी इतना मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ से, हर मुसीबत से हमें निकालते हैं, इतनी सारी समस्याएं हमारे पास आती हैं, इतना कूलली प्रभु जी उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत हम यही करने वाले हैं, हम लोग सब साथ में मिलकर इसको करेंगे, और हाँ सबका कंट्रीब्यूशन आएगा। जैसे रामायण में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, जैसे राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था, तो सब लोग, वानर सेना थी, सब लगे हुए थे, हनुमान जी और लोग, उसमें एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्टिसिपेंट था, गिलेरी, वो भी जा रही थी, वो भी देख रही थी, सब प्रयास कर रहे हैं, मैं भी करूँगी, तो वो भी गई, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कर नहीं पा रही थी। बट तो हनुमान जी उसे देख रहे थे, बड़ा हंस पड़े उसमें, अरे छोटी सी कुछ भी नहीं कर पा रही, करेंगे क्या, तुम्हारे पत्थर है, तो बस प्रयास करके कोशिश कर रही थी मैं कुछ कर पाऊँ। तो जब भगवान राम ने ये देखा,
तो भगवान राम देख रहे थे कि हनुमान जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को बताया कि वो अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी से कर रही है, वो अपना पूरा प्रयास दे रही है। तो इस बात को सुन के हनुमान जी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने जाके उस गिलहरी से माफी मांगी। तो समझ गए कि क्या करना है, यहाँ पे प्रयास करना है। चाहे प्रयास बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, सबका छोटा छोटा प्रयास भी बहुत काम का होता है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किसको मिलती है? भगवान। छोटा सा भी आपने एक प्रयास कर दिया तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है, हम लोग यही चाहते हैं सब लोग एक हम ये नहीं कहते कि सब लोग यहाँ पर एज अ मैनेजमेंट आए रोज सुबह से लेकर शाम तक सोचते रहे करें करें करें, बट एक छोटा छोटा एफर्ट भी बहुत बड़ा योगदान है स्कूल के लिए, जिसको एक समझ से किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए छोटे उससे ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये पूरा एक फुल फ्लेजेड स्कूल बने फ्यूचर में, जब भी हो जैसा भी हो सकता है कुछ समय ज़रूर लगेगा। कोई जैसे कुछ ने बताया कि आजकल ज़मीन इतनी सस्ती नहीं है, इट्स वेरी वेरी टफ। और ऐसा नहीं कि हम लोग सोच नहीं रहे, बहुत समय से बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जगह देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से मुझे खुद पर्सनली जाते हैं। रोजी का भी पीछे लास्ट वीक मेरे पास फोन आया, मुझे चलना है, कुछ जगह मेरे को कोई मिली है, चलिए देखने चलते हैं। मैंने कहा रोजी मैं तो फंसा हूँ कहीं ऑफिस के काम में, कहते कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। तो ये प्रोजी का आपको शायद पता नहीं होगा, देखा प्रोजी नाम हमारा आगे कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बैकबोन प्रोजी है और सारा बहुत कुछ प्लानिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट कब कैसे हो, कहाँ पर होगा, कब कृष्ण उसको कहाँ सैंक्शन करेंगे, ये भगवान ही जानते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रयास ही कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रयास सब मिलकर करेंगे तो इस छोटे से प्रयास को हम बहुत बड़े उसमें तब्दील कर सकते हैं। तो मैं अब अद्वैत प्रभु से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, अगर आप 5-10 मिनट में इस छोटे से हमारी पीपीटी गुरुजी ने बनाया कि हम इस प्रोग्राम के तहत क्या करने वाले हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, शॉर्ट में बता सकते हैं। गुरुजी ने काफ़ी कुछ तो इंपॉर्टेंस बताई है, बट थोड़ा सा आप जो तैयार किया उसको समराइज कर देते कि आने वाले टाइम में उसको कैसे करेंगे, क्योंकि साथ में मिलकर बैठ के बहुत सारी चीज़ें करनी है। आप लोगों के मन में कई प्रश्न हैं और आप पूछना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ प्रश्न है, आप करना भी चाहते हैं, योगदान भी करना चाहते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ करें, कैसे करें। तो ये सारी इस प्रोग्राम के तहत हम सबको सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कंबाइंड एक एफर्ट में हम उसको लाना चाहते हैं फॉर्मली। इसके लिए और भी काफ़ी चीज़ें करी जाएंगी, बताया जाएगा धीरे धीरे। और सेशंस के लिए भी देख सकते हैं, मुझे भी बताएंगे कि हम लोग रेगुलर सेशंस कब रखें, ये सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, टीचर्स के साथ मिलना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर्स के साथ ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि टीचर ही सबसे ज़्यादा फोकस टीचर का बच्चे पर होता है। सबसे ज़्यादा बच्चा टाइम किसके साथ देता है? टीचर के साथ देता है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें तो चलती रहेंगी, दैट वो तो लाइफ लॉन्ग तक स्कूल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलती रहेगी। बट जो अकेडमिक है, करिकुलम है, वो तो हर टाइम बढ़ रहा है ना, हर साल हर समय में चेंज होता जा रहा है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम इन मीटिंग्स के लिए सिर्फ वो जो टीचर्स के साथ जो हमारा मेन कम्युनिकेशन है वो भूल जाए, हम फैसिलिटीज़ के चक्कर में रहे, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, बट जो मेन अकेडमिक्स है उसको भूल जाए, वो साइड लाइन हो जाए, ये चीज़ें रह गई, ये रह गई, जो मिल रहा है उसको तो ले ले पूरा, क्योंकि अल्टीमेटली अकेडमिक्स ही है जो काम आने वाला है। तो मुझे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको थोड़ा सा बता देंगे। हरे कृष्णा। तो केशव राहुल प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है वासुदेव वैली को यहाँ तक पहुँचाने में, और इसमें साथ साथ मुचुकुंद प्रभु जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। शिला प्रभुपाद ने बोला था कि these schools are slaughter houses, है ना, ये बात हम सब जानते हैं, है ना, बट ये हमारे दिल में उतरी नहीं, है ना, ये मुचुकुंद प्रभु जी के दिल में उतरी। उन्होंने कहा ये स्लॉटर हाउसेज हैं, तो मैं अपने बच्चे को यहाँ पर इसलिए भेजूँ, है ना, जब स्लॉटर हाउसेज हैं। तो मुचुकुंद प्रभु जी ने इनिशिएटिव लिया और ये तकरीबन 5 साल पहले स्कूल शुरू हुआ था, है ना। तो 5 साल पहले 2-3 बच्चे थे, सब पेरेंट्स को डाउट था कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, क्योंकि टफ होता है ना, अभी पहली क्लास में कुछ है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, है ना। बट अब 5 साल हो गए हैं, तो अब वो वाला डाउट तो मिट गया है कि चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। अब तो चल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज हमारी ग्रोथ की स्टेज है कि अब हमें बड़ा कैसे होना है ना, अब इस चीज़ को स्केल अप कैसे करना है ना। अब बंद होने वाला डाउट तो नहीं है किसी के मन में। अब उसी को स्केल अप करने के लिए हम आज से एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज अब ना हमें सबके एफर्ट्स चाहिए, क्योंकि देखिए जो सो कॉल्ड मैनेजमेंट है उनके भी बच्चे ही करी हैं, है ना, और हम मैनेजमेंट को भी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट कहीं बाहर की आई हुई है ना, वो भी पेरेंट्स हैं और
हम सब मिलके अब इसको बड़ा करना चाहते हैं। तो इसी के लिए हम फॉर्मली ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, कंबाइंड एफर्ट प्रोग्राम CEP। उसमें सेलेक्ट करना, HDMI सेलेक्ट करो।